हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं शंकर और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप किस प्रकार से इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उस हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि आप किस प्रकार से एक इंग्लिश बोलने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है और क्या चीज़ नहीं ज़रूरी होती है, हमने आपको बताया था। आज हम आपके जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास के अंदर हम आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए हमारे लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। जैसे हमने बताया था कि एक इंग्लिश सीखने के लिए यूनिवर्सल चीज़ें होती है। एक यूनिवर्सल चीज़ ये होती है कि आपको एक इंग्लिश में जो सेंटेंस है उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, आपको फॉर्मेट को बिल्कुल आइडेंटिफाई करना होगा। आपको पता करना होगा कि जब फॉर्मेट है यानी कि जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो इसका इस फॉर्मेट है सीक्वेंस, वो किस प्रकार इस्तेमाल होगा वो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि हम कोई भी लाइन बनाते हैं इंग्लिश के अंदर, तो उसके लिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हमें एक सब्जेक्ट जरूरी होता है। हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद एक हेल्पिंग वो होता है, उसके बाद एक वर्ब होता है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड होती है। यही बेसिक चीज होती है। अगर आप ये पता कर लेते हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर ये चीज आ जाती है तो इसके बाद आप आराम से किसी भी लाइन को फॉर्मेट में कर सकते हैं। फॉर्मेट में करने के लिए सिर्फ यही चीज जरूरी होती है। बाकी जो भी सेंटेंस होते हैं इसी के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के वो नेगेटिव बन जाता है। आप कुछ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हो तो वो क्वेश्चन बन जाता है, या हेल्पिंग वर्ब को पहले लाकर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो तो फिर वो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है, या फिर इसके आगे डब्ल्यू एच फैमिली इस्तेमाल कर लो तो वही बन जाता है। मतलब अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ तो कुल मिलाकर यही होता है जो इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी होता है। यानी इस तरीके से आप इस्तेमाल करके आप आराम से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के कौन से हेल्पिंग वर्ब, यानी सब पहले क्या आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं खेल रहा हूँ, तो मैं खेलना जो है शब्द है यानी काम, उसको पहले लगा दूँ। क्या मैं ऐसे बोलूँ प्ले है, तो गलत हो गई। तो हमें एक सीक्वेंस चाहिए कि हमें पहले कौन सा शब्द, पहले इंग्लिश बोलने के लिए कौन सा पहले लगाना है। तो उसी के लिए ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट बताया गया है। पहले इस फॉर्मेट को अच्छी तरह समझते हैं, उसके बाद हम अपनी आगे की क्लास जारी करेंगे। दोस्तों देखो, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, यानी कि आपका सरल भाषा में कहूँ तो कर्ता। कर्ता कौन होता है दोस्तों? कर्ता होता है काम करने वाला। कर्ता होता है काम करने वाला। कर्ता होता है काम करने वाला, यानी कि कर्ता यानी कि काम करने वाला। जैसे मैंने कहा कि मैं खेल रहा हूँ, तो इसमें कौन खेल रहा है, किसके खेलने की बात कर रहा है, यानी मैं। तो यहाँ पे जो मैं है वो काम करने वाला है। ऐसे ही बोलते हैं कि आप हंस रहे हो, यहाँ पे हंस कौन रहा है, यानी कि जो काम है हंसने का कौन कर रहा है? आप देख रहे हैं कि आप, यानी आप जो बोला आप हंस रहे हो, यहाँ पे काम है आप, जो हंसने वाला काम करने वाला व्यक्ति है वो है आप। तो आप कह सकते हो कि आप हंस रहे हो, यानी कि आप क्या है, काम करने वाला है। मैं कहूँ कि वह उछल रही है, वह उछल रही है, यहाँ पे काम क्या है, उछलना, और काम करने वाला कौन है, वह, यानी कि वह काम कर रही है, यानी कि वह उछलने काम करने वाली जो जो उछलने का काम कर रही है, किसी द्वारा कौन करा जा रहा है, यानी कर जो रहा है वो है वह। अगर वह नहीं होता तो वो काम होता ही नहीं। तो इसका मतलब मुझे एक साधारण शब्दों में पता चल गया कि जो वह है वो काम करने वाला है। ऐसे इंग्लिश के अंदर काम करने वाले कैटेगरी में बटे होते हैं, ही, शी, इट, या कोई एक नेम ले लूँ मैं, जैसे मैंने कहा सोनू, कोई भी एक नेम ले सकते हैं आप। जैसे मैं सोनू ले लूँ, चाहे आप मोनू ले लो, चाहे दीपक, कुछ भी ले लो, बस वो एक होना चाहिए व्यक्ति। ठीक है, तो आप इस तरह से ये देखो, ये काम करने वाले हो गए। दिस लगा दो आप, दिस, आप दैट लगा सकते हो, दिस दैट। ये सारे हमारे एक ऐसे ऐसी चीज होते हैं काम करने वाले जो सिंगुलर है, ये हमारे सिंगुलर व्यक्ति है। अच्छा, सिंगुलर कैसे है ये भी जानेंगे अभी इसको डिफाइन करेंगे। और साथ में हमारे पास कुछ प्लूरल काम करने वाले होते हैं, जैसे कि मैंने कहा यू, वी, दे, या फिर मैं कहूँ कि दीज, दोज, या कोई दो नाम ले लूँ, जिसमें मैंने कहते हैं सोनू एंड मोनू। दोस्तों तो ये सारे हमारे काम करने में, यानी कि हमारे प्लूरल है। इधर हमारा सिंगुलर था, ये हमारा प्लूरल है, यानी कि जो हम इंग्लिश में जो सेंटेंस बनाएंगे वो इन सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इतना देखना कि ही मतलब यानी वह होता है। ही का मतलब दोस्तों क्या होता है, वह।
ही का मतलब वह, और ये इस्तेमाल होता है मेल के लिए, याद रखना ये होता है मेल के लिए। ऐसे ही सी का मतलब भी वह होता है और इसका ये इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए, यानी स्त्रीलिंग के लिए। जैसे मैंने कहा वह खेल रही है, वह हंस रही है, वह स्कूल जा रही है। तो ये जा रही से मुझे समझ आया कि रही, अगर मैं कहता कि वह स्कूल जा रहा है तो आप कहते हैं लड़का है, मैं कहूँ वह स्कूल जा रही है तो यहाँ की लड़की है वो, जब लड़की होगा तो यहाँ पे वह यानी कि सी आएगा। ये आता है दोस्तों नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन एनएलटी। एनएलटी मतलब दोस्तों नॉन लिविंग थिंग, यानी इसका मतलब ये होता है वह, या फिर आप इसको यह भी बोल सकते हैं, यह या फिर वह। मैंने कहा कि यह पंखा है, अच्छा पंखा सांस लेता है दोस्तों? नहीं लेता, पंखा सांस नहीं लेता। मैंने कहा यह पेन है, यह पेन सांस लेता है? नहीं लेता। मैं कहूँ कि यह दीवार है, दीवार सांसें लेती है? नहीं। यानी कि जिस चीज़ में सांस नहीं होती, यानी कि जो चीज़ जिंदा नहीं होता, उस चीज़ के लिए इट आता है, और इट जो होता है वो होता है नॉन लिविंग थिंग। सोनू तो दोस्तों देखिए नाम है कोई, यानी आप एक नाम बोल सकते हो इसको, कोई एक नाम हो गया। जिसका होता है दोस्तों यानी कि यह, जिसका मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। अच्छा दोस्तों, ये दिट याला जो याला दैट है वह, और जो ये वाला शी और ही का वह, इन तीनों में फर्क है। देखो फर्क देखो दोस्तों कैसे है, फर्क कुछ इस प्रकार से है। ये जो दैट है ये दिस का एक फार वर्ड है, कह सकते हैं कि मैंने कहा कि एक साधारण शब्दों में कहते हैं कि यह मार्कर है, तो ये मेरे सामने है तो मैं कह सकता हूँ यह मार्कर है, दिस इज अ पेन। अगर यही मार्कर मेरे हाथों में ना होकर दूर होता, मुझसे दूर होता, तो मैं कहता कि दैट इज अ मार्कर, यानी कि मुझसे दूर हो गया, यानी कि वह मार्कर है, तो दैट इज अ मार्कर। जैसे मैंने कहा कि अभी मैं जिस फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ वो फ़ोन मेरे से भी दूर रखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ दैट इज अ फ़ोन। अगर ये फ़ोन मेरे हाथों में होता है, यानी मेरे आसपास से बहुत नज़दीक होता है मेरे, तो मैं कहता हूँ दिस इज अ फ़ोन, दिस इज अ फ़ोन। लेकिन अभी जो ये फ़ोन है जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे से दूर रखा है, और स्टैंड पे ट्राइपॉड है, यानी ट्राइपॉड पे स्टैंड हो रखा है, दूर है मुझसे, तो मैं कह रहा हूँ कि दैट इज अ फ़ोन। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप इतना समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से आपने समझा कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, और काम करने वाले ये सब होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी भी हिंदी बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि जो ये यू है, इस यू का मतलब होता है आप, इस यू का मतलब होता है आप या फिर तुम। ऐसे ही इस वी का मतलब होता है हम, इस दे का मतलब होता है ये बे, इसका मतलब होता है दीज, दीज का मतलब होता है ये, और दोस्त का मतलब होता है वो। और सोनू एंड मोनू कोई दो नाम है दोस्तों। ये तो मैंने से दोस्तों जो सोनू और मोनू लिया है ये एग्जाम्पल लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम ले सकते हैं। बस मैंने आपको समझाने के लिए कि जब भी दो नाम होगा तो ये प्लूरल कहलाएगा। बस मैंने आपको समझाने के लिए दो नाम ले लिया, और यहाँ से देखा मैंने दोस्तों सिंगुलर आ रहा है, सिंगुलर में यानी कि कोई एक नाम सोनू आया था। और इस प्रकार से एक होता है आई दोस्तों, आई का मतलब होता है मैं। ये मैं ना तो सिंगुलर होता है ना कभी प्लूरल होता है। इसका रूल कुछ अलग है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो मैं है, ये मैं कभी सिंगुलर में आ जाता है, कभी कभी सिंगुलर में आ जाता है, और कभी कभी प्लूरल में भी चले जाता है। यानी इस मैं का कोई डिफाइनेट नहीं है, मैं का कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ पे इस्तेमाल होगा। कभी मैं इन सिंगुलर में काउंट हो जाता है, जैसे कि आपको सेंस बताऊँ, वॉचवर वाला सेंस होता है, तो उसमें वॉच में वॉच के साथ आई लगता है। ऐसे ही यहाँ पर जाओगे तो यू के साथ अगर कभी मान लो, जैसे मैं बताऊँ एग्जाम्पल के लिए आपको, डू डस वाला बोल दूँ तो आई के साथ डू लग जाता है। डू प्लूरल सेंस है लेकिन आई तो अकेला है, लेकिन फिर भी लग जाता है। तो आई का जो है जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंप्लीट करते जाएंगे। और दोस्तों आपने इतना समझा, अब आप समझना कि हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या होता है। इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। दोस्तों ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया। इस हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि आपको जो भी सेंटेंस बनाना है, उस सेंटेंस को बनाने के लिए जिस प्रकार के शब्दों की जरूरत होती है, यानी कि कहने का एक आसान शब्दों में, अगर हम कोई भी लाइन बनाते हैं इंग्लिश के अंदर, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे भारत के या वर्ल्ड के किसी भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, तो उस भाषा को समझाने के लिए
कि वो भाषा किस काल की है, वो भाषा प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है, वो समझाने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमें ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति जो लाइन बोल रहा है वो लाइन किस काल का है, यानी कि जब प्रेजेंट की लाइन है या पास्ट की लाइन है, फ्यूचर की लाइन है, वो हमें पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हेल्पिंग वर्ब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक लाइन को बनाने के लिए। आप और आसान शब्दों में कहूँ तो हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई लाइन नहीं बन सकती, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। और दोस्तों अगर बात करें वर्ब की, वर्ब वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। और जो वर्ब होती है दोस्तों, इस वर्ब का मतलब अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं आपको, इस वर्ब का मतलब आसान शब्दों में समझाऊं तो वो होता है कि क्रिया मतलब ऐसा हिंदी का शब्द जिसके लास्ट में ना आता हो, यानी कि कोई काम जिसमें आपका फिजिकल एफर्ट लगता हो, फिजिकल आपका मेंटली एफर्ट लगता हो, फिजिकल एफर्ट लगता हो, कुछ भी लगता हो, जो आपका काम हो। मैंने कहा चलना, कूदना, सोना, रहना, पीना, खाना या सोचना, समझना, आदेश देना, ये जितने भी शब्द हैं इन सब के सभी के सभी शब्दों के लास्ट में देखना आप ना आता है, और जिस भी हिंदी के शब्द के लास्ट में ना आता हो उसे कहते हैं वर्ब। यानी मैंने कहा कि मैं खेल रहा हूँ, इसमें काम क्या है? खेलना। मैं कहूँ कि मैं सो रहा हूँ, इसमें काम क्या है? सोना। मैं कहूँ कि मैं चल रहा हूँ, इसमें काम क्या है? चलना। तो यानी कि जो काम है उस काम को कहते हैं वर्ब। और दोस्तों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, इस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हो, यानी कि हमारा टॉपिक। आप आसान शब्दों में कहोगे तो टॉपिक, यानी जिस चीज पर हम बात कर रहे हो उसे कहते हैं टॉपिक। और ऑब्जेक्ट हमारा कुछ एक एक्सेप्शनल होता है। इसमें क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले जो भी हमारे पास बचेगी ये हमारा क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट तो बाद में, जिस चीज को लेकर हम बात कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे उदाहरण दूं कि मैं पार्क में खेल रहा हूँ, मैं पार्क में खेल रहा हूँ, लेकिन हमारा मेन लाइन क्या है? मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ये हमारा मेन लाइन है। और इसके अलावा जो बचा कि मैं पार्क में, मैं पार्क में, जो मैं पार्क में आया ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पार्क। और मैं कहूँ कि पंखा तेज चल रहा है, पंखा तेज चल रहा है। अच्छा, चलने को तो मूव कहते हैं, और जो हम जिस चीज को लेकर बात कर रहे हैं यानी कि पंखे को लेकर बात कर रहे हैं तो पंखा हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा कि मैं कॉपी पर लिख रहा हूँ, लिखना तो मेरा काम है, लेकिन जिस चीज पर कर रहा हूँ, जिस चीज पर बात कर रहा हूँ मैं, वो कॉपी, यानी कि वो कॉपी हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी कि आसान शब्दों में आपने समझा कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस चीज को लेकर हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जरूरी चीजें होती हैं, अगर आपने ये जरूरी चीजें समझ ली तो आपको इंग्लिश बोलने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों हमारे लिए कुछ ज़रूरी बातें आती है। अगर आपने ये समझ लिया, आपके लिए वैसे तो मेन जरूरी काम यही था कि आप ये समझ जाते। और इसके बाद तो दोस्तों लाइन बनाना बहुत ही सिंपल होता है। बस उसके लिए क्या करना होता है आपको, बस थोड़े उनके रूल्स हैं, वो रूल्स समझने होते हैं, उसके बाद आपकी लाइन जो है आसानी से बन जाती है। ओके, अब देखना, जैसे मैं बताऊं, हमें ये तो बेसिक चीज़ थी हमारी। अगर ये बेसिक चीज़ें सीख लिया आपने तो हमें इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें जरूरत होती है। जैसे मैं बताऊं आपको, हमें इंग्लिश सीखने के लिए कुछ इन चीज़ों की जरूरत है। जैसे इजामार सीखना होता है, हमें वाजवर सीखना होता है। बेसिक इंग्लिश सीखनी है दोस्तों, वाजवर, डूडज, डिड, हैजब, हैड, इजमार, वाजवर, डूडज, डिड, हैजब, हैड, विलचैल, इजमार, वाजवर, डूडज, डिड, हैजब, हैड और विलचैल। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम बीन लगाकर भी लाइन बनाते हैं। जैसे मैं बीन लगाकर बताऊं तो हम कई बार इस वाले पे, यानी कि इसमें प्लस में एक लाइन खींच देता हूँ दोस्तों। पहले मैं यहाँ पे ऐसा करके एक बीन लगाकर, ऐसे इसमें कॉमा करके प्लस बीन, यानी कि हैज बीन या हैव बीन, हैड बीन, ऐसे दोस्तों लगाकर लाइनें बनाई जाती है। तो
कुल मिलाकर ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं और इनके बाद आपको एक साधारण सी इंग्लिश बोलनी आ जाती है। तो दोस्तों हम ये सभी चीज़ें एक लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज में कवर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने आज बताया वो सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर देना दोस्तों, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और हो सके तो उस कमेंट पर जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल या स्टूडेंट जो कमेंट करेंगे उस कमेंट पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और कल हम इन टॉपिक से लेकर लाइन से इजमार, वॉचवर्ड, डू, डज, डिड, हैज, हैड हम कल हम कवर करेंगे। और ये चीज़ें हैं दोस्तों, एक बार इसको आप वीडियो को दोबारा देख लेना ताकि जो भी डाउट रहा हो आपको ही समझ आ जाए। और वीडियो को देखते ही देखते इनके मीनिंग, ही का मतलब है, सी का मतलब है, इट का मतलब यह है, क्या आपको देखते ही याद हो जाए। तो दोस्तों इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो।